आइए बच्चों, आज हम कृतिका भाग 1 कक्षा 9 इसका पाठ पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी पाठ है तीसरा। ये सहायक वचन का पाठ है और रीढ़ की हड्डी पाठ लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। ये एक बहुत ही अच्छे नाटककार हैं और सांस्कृतिक उत्सवों में बहुत ही अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं इन्होंने। और इन्हीं में से एक एकांकी नाटक हम आज पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी। इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, कोणार्क, दशरथ नंदन, पहला राजा, भोर का तारा, वो मेरे सपने, ये सब एकांगी संग्रह और नाटक हैं। अब हम करते हैं पाठ रीढ़ की हड्डी। सारांश से पहले पात्र परिचय कर लेते हैं। रामस्वरूप लड़की के पिता हैं, प्रेमा माता है और रतन उनका नौकर है। लड़की का नाम उमा है और जो गोपाल प्रसाद हैं वो लड़के के पिता है और लड़के का नाम शंकर है। ये इसमें पात्र हैं और इनके आसपास पूरी एकांकी है ये नाटिका छोटी सी। रीढ़ की हड्डी एकांकी में स्त्रियों के प्रति व्यापक रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया गया है और इस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यंग भी किया है। शिक्षा के प्रति जागृति, स्वाभिमान और आत्मविश्वास को भी बखूबी दर्शाया गया है। इस एकांकी में उमा के पिता राम स्वरूप और उनका नौकर रतन दोनों कमरे की साफ सफाई, साज सज्जा करने में लगे हैं, क्योंकि लड़की को देखने के लिए मेहमान आने वाले हैं और मेहमान आने वाले हैं इसलिए वह पूरी तैयारी कर रहे हैं। उमा की जो माताजी है प्रेमा, वो नाश्ता बना रही है, अपने रसोई में तैयारी कर रही है और नौकर को सभी सामान जहाँ तहाँ रखने के लिए बताती जा रही है और क्या करना है यह भी बता रही है। बैठक में सब काम होने के बाद लड़की के पिताजी हारमोनियम भी रखवा देते हैं, क्योंकि उन दिनों गाना बजाना, संगीत, पाक कला, सिलाई बुनाई, इन सब पर अधिक जोर दिया जाता था, न कि पढ़ाई पर। और रामस्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा को समझा दो कि वह तैयार हो जाए, मेहमान देखने आ रहे हैं, और उनके सामने अपनी पढ़ाई की बात न करे, क्योंकि उनकी बेटी पढ़ी हुई थी बीए और जो लड़के वाले आ रहे थे उनको सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी हुई लड़की चाहिए थी। तो उसके पिताजी ये समझा रहे हैं कि उमा उनके सामने ये न बताए कि वह बीए पास है। तब उनकी पत्नी बताती है कि उमा का मुंह तो फुला हुआ है और वह तैयार नहीं हो रही है। रामस्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद जी वकील हैं, पर उनके विचार बहुत ही दकियानुसी है। वह स्वयं पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी अपनी बहू अनपढ़ और कम पढ़ी हुई चाहते हैं। और फिर प्रेमा पूछती है कि और उनका बेटा कितना पढ़ा है, तो बताते हैं कि हाँ वो भी बीए पढ़ रहा है। और इतने में रतन आता है और बताता है कि मेहमान आ गए हैं, उनकी आने की सूचना देता है। और कुछ ही पल में शंकर और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद कमरे में प्रवेश करते हैं। दोनों आकर बैठते हैं। शंकर कमर झुकाकर बैठा है और सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, चाय नाश्ता हो गया है। उसके बाद लड़की देखने की इच्छा जाहिर करते हैं गोपाल प्रसाद जी। तब उमा को बुलाया जाता है और उमा पान की प्लेट लेकर कमरे में आती है और उसे गोपाल प्रसाद जी पैर से लेकर सिर तक तौल रहे हैं, ऐसी नज़रों से देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सामान हो उसे देख रहे हैं। इसके बाद क्या क्या हुनर है लड़की में, उसे क्या क्या आता है, यह पूछते हैं। जब उमा से गाने के बारे में पूछा जाता है कि क्या तुम्हें गाना बजाना आता है, तो उमा सितार पर मीराबाई का एक भजन सुनाती है। उसके बाद सिलाई इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। सभी सवाल जवाब करने के बाद वह उमा चुपचाप हो जाती है। फिर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि उमा को भी तो कुछ बोलना चाहिए। उमा जवाब देती हुई कहती है कि जब कुर्सी, मेज, अलमारी आदि खरीदने जाते हैं तो क्या वह कुर्सी मेज अपने बारे में कुछ बताती हैं क्या, कुछ बोलती है क्या? उसके बारे में दुकानदार ही बताता है, वही बताएगा। रामस्वरूप जी चुप करना चाहते हैं, पर वह कहती है कि जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं उनसे ये पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या वो इंसान नहीं होती, क्या वो भेड़ बकरी होती है जिन्हें कसाई की तरह देखभाल करके खरीदा जाता हो। यह सुनकर गोपाल प्रसाद जी तिलमिला उठते हैं और उन्हें बहुत बुरा क्रोध आता है। तभी उमा शंकर के बारे में ये बताती है कि यह लड़कियों की हॉस्टल में ताक झाक करने आया था और किस तरह इसे बेइज्जत करके निकाला था। क्या आप जानते हैं?
तब यह सुनकर गोपाल प्रसाद जी अपमानित महसूस करते हैं और कहते हैं कि राम स्वरूप जी, आपने मुझसे झूठ कहा, क्योंकि आपकी लड़की तो पढ़ी लिखी है। फिर उमा तेज आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में बोलती है कि हाँ, मैंने कॉलेज से बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है। अब आपके बेटे की तरह कायर नहीं हूँ जो लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाते हुए पकड़ा जाता है, फिर नौकरानी से पैर छूकर माफ़ी मांगता है और भागता है। इतनी बात सुनकर गोपाल प्रसाद जी बहुत तेज तिलमिलाकर खड़े हो जाते हैं और शंकर को भी जाने के लिए खड़ा करते हैं। तभी उमा कहती है, घर जाकर यह ज़रूर पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, या वो बिना रीढ़ की हड्डी का है। इस तरह से वह उनके ऊपर व्यंग करते। और जो उसके पिताजी हैं राम स्वरूप जी, वह हताश हो जाते हैं क्योंकि उनकी लड़की का एक और रिश्ता टूट जाता है। और माँ भी बैठकर रोने लगती है। और उमा को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है। उसे पता है कि जो उसके योग्य होगा उसे अवश्य मिलेगा। और इस पाठ में बहुत ही अच्छा व्यंग किया गया है लेखक द्वारा कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की है लेकिन उसकी पढ़ाई भी छुपानी पड़ रही है। तकियानुसी विचारों के कारण जो उनके लड़के वाले हैं, उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए वे अपनी लड़की की पढ़ाई भी उनसे छुपा रहे हैं। इस तरह ये एकांकी पूर्ण हो गई है। और अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? इसका उत्तर है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जी का अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रायः लोग चाहते हैं कि जैसा हमारा समय था वैसा ही बना रहे। ऐसा नहीं होता है, परिवर्तन उन्हें अखरने लगते हैं और यदि परिवर्तन नहीं होगा तो प्रगति रुक जाएगी। इसलिए यह तर्क संगत नहीं है। ज़माने के साथ हमको बदलना चाहिए। प्रश्न 2, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? राम स्वरूप जी बहुत ही खुले विचारों के व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और कॉलेज भेजा, बीए पास करवाया। लेकिन जब वह लड़का ढूंढने लगे तो लड़के वाले जो थे वो हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे। उन दिनों में जब लड़की का पढ़ा लिखा होना अच्छा नहीं माना जाता था कि वह कॉलेज पढ़ के आई है, तो उस लड़की को अच्छा नहीं मानते थे। इसलिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा लड़की की शादी के लिए। प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे और वह उचित क्यों नहीं है? जब वह राम स्वरूप जी अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहे थे तो वो चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई के बारे में न बताए और चुपचाप बैठे, ज़्यादा बोले नहीं। इस तरह से वह उमा से व्यवहार की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब वो ये उचित इसलिए नहीं था क्योंकि लड़की कोई जड़ सामान तो है नहीं, निर्जीव तो है नहीं, वह भी एक इंसान है, उसमें भी दिल होता है। और उस लड़की की भी इच्छा होती है कि लड़के के बारे में भी जांच पड़ताल करके ही शादी की जाए। इसलिए यह उचित नहीं था। प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। गोपाल प्रसाद जी विवाह को बिजनेस मानते थे, यह बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। और पति पत्नी तो जीवन भर साथ निभाने वाला बहुत ही अच्छा संस्कार है। उन्हें दोनों को एक साथ मिलना, बात करना और एक दूसरे को पहचानना, उसके बाद शादी करना और पढ़ी लिखी लड़की होने को छुपाना तो बिल्कुल ही गलत है और ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपने उच्च शिक्षा दिलवाई है तो उसमें जागरूकता का परिचय दिया है, तो आप उसे सीना ठोक कर सामने वाले को बताओ कि हाँ, मेरी बेटी पढ़ी हुई है। अगर उसको शादी करनी होगी तो करेगा, नहीं करनी होगी तो नहीं करेगा। झूठ बोलकर, सत्य छुपाकर अपनी बेटी से पीछा छुड़ाना, यह भी तो दोषपूर्ण व्यवहार था राम स्वरूप जी का। इसलिए दोनों ही अपराधी हैं। प्रश्न 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती थी? क्योंकि उमा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के हॉस्टल में शंकर को एक बार लड़कियों को ताक झाँक करते हुए पकड़ लिया था और वह वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर जैसे तैसे भागा था। इसलिए उमा इस बात को जानती थी और वह शंकर के
कायर डरपोक व्यक्तित्व की ओर संकेत कर ये बोल रही है उसके पिताजी से कि अपने लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं ये देखना घर जाकर। प्रश्न 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? समाज को स्वाभिमानी, साहसी, निर्भीक और सशक्त व्यक्तित्व की आवश्यकता है। तो शंकर तो ऐसा है नहीं, है ना, वह तो हीन व्यक्तित्व वाला है और पतन की ओर ले जाएगा समाज को। इसलिए हमें उमा की तरह अच्छी लड़की जो साहसी है, स्वाभिमानी है और निर्भीक है, ऐसी लड़की की आवश्यकता है। प्रश्न 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शंकर की रीढ़ की हड्डी निर्बल है, वह बात एकांकी में उजागर होती है। यह बहुत ही छोटा किंतु आकर्षक शीर्षक है और मन में है कौतूहल जगाता है कि आखिर रीढ़ की हड्डी का पाठ में क्या है। तो यह एक नयापन है और यह बहुत ही अच्छा शीर्षक है। और रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे शरीर को आकार प्रदान करती है और सहारा देती है खड़े होने में। इसको इस तरह से बताया है कि शंकर की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होना अर्थात हीन और निर्बल होना, और सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत, ये सभी चीज़ों का उसके अंदर अभाव था। उसका व्यक्तित्व प्रभावहीन, कायर और डरपोक था, इसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर थी। ये पाठ बहुत ही शीर्षक सार्थक है। प्रश्न 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हो? कथा वस्तु के आधार पर एकांकी का प्रमुख पात्र उमा लगी हमें, क्योंकि रामस्वरूप, प्रेमा, गोपाल प्रसाद ये सभी वार्तालाप के केंद्र में उमा ही थी। इन सब के बीच में उमा ही प्रमुख लगी। प्रश्न 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के चरित्र की विशेषताएं बताइए। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप लड़की उमा के पिताजी हैं और गोपाल प्रसाद लड़के के शंकर के पिताजी हैं। और दोनों के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। रामस्वरूप जी एक जागरूक व्यक्ति है। वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और उस समय के प्रभाव से कि लड़की की शादी नहीं होगी, इसलिए गोपाल प्रसाद जी की चापलूसी भी करते हैं, उनका ज़रूरत से ज़्यादा आदर सम्मान करते हैं और लड़की की शादी करना उनकी विवशता हो ऐसा व्यवहार करते हैं। और उनके मन में लड़के वालों के अनुचित व्यवहार के प्रति रोष भी है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते। और वो रामस्वरूप जी बोलते हैं कि वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लड़की चाहते हैं पढ़ी लिखी ना हो। ऐसा क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना, वरना इन लड़कों और इनके बाप को कोरी कोरी सुनाता अगर मुझे मतलब न होता। और उसके बाद अब गोपाल प्रसाद जी बहुत ही लालची, चालाक और रूढ़िवादी इंसान हैं। वे शादी को बिजनेस समझते हैं और एक एक चीज़ बड़ी गहराई से देखते परखते हैं कि लड़की को क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। और नारी शिक्षा के विरोधी भी हैं। और जो उमा बताती है कि वह बीए पढ़ी लिखी है तो उन्हें बहुत बुरा धक्का लगता है और वह वहाँ से उठकर अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। प्रश्न 10, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य लिखिए। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शादी में आने वाली समस्याओं को उजागर करना और उनकी पढ़ाई लिखाई एक समस्या है, क्योंकि लड़के वाले चाहते हैं कम पढ़ी लिखी लड़की और उनकी लड़की बीए पास है। इस एकांकी में यह भी संकेत किया गया है कि चरित्रहीन अयोग्य लड़का हो तब भी लड़की को चुप ही रहना चाहिए। आखिर यह कैसा जीवन में रूढ़िवादिता है कि लड़का कैसा भी हो लेकिन लड़की संस्कारी और उसे सब काम आना चाहिए, और वह रूढ़ियों से मुक्ति पाने का उद्देश्य है। इस एकांकी को अच्छे से व्यक्त किया गया है। और प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए सबसे पहला प्रयास है कि उन्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाई जाए और स्वयं भी उन्हें सम्मान दिया जाए। और लड़कियों को भी चाहिए कि वह अपने माता पिता और गुरु का आदर सम्मान करे और आदर सम्मान करते हुए कोई भी गलत कार्य न करे। ताकि क्या होता है कि आजकल गांव से लड़कियों को शहर में भेजते हैं पढ़ने, तो लड़कियां भी कुछ ऐसे गलत काम में पड़ जाती है जिससे माता पिता को डर लगता है। इसलिए लड़कियों को यदि पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना है तो उन्हें भी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा और उन्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा और कोई भी गलत उसमें न पड़े और सुविधाओं का लाभ उठाएं और अच्छे से पढ़ाई करें और अपने खाने पीने, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों का ध्यान रखें
और शिक्षित, कार्यकुशल बने और अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि दहेज, नारी शोषण आदि जैसे जो कुरीतियाँ हैं उनका शिकार न हो सके। धन्यवाद। अब हमारे यहाँ पे प्रश्नोत्तर खत्म हुए और ये बहुत ही अच्छा पाठ है, इसको अच्छे से सुनो और याद करो। धन्यवाद।